हेलो, दिस इज आज विक्रम एंड यू आर वाचिंग एकेडमिया। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ था। लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनके बीच असंतोष आया कि वो लाठी डंडा लिए और निकल पड़े सरकार को गिराने के लिए। उनके साथ कुछ तो ऐसा किया होगा सरकार ने। तो आज की वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने रिवॉल्यूशन किया, उनके साथ आखिर क्या ऐसा हुआ कि वो मजबूर हुए रिवॉल्यूशन करने के लिए। तो ये करीब करीब बात है 1774 की, कि जब जो फ्रांस की रॉयल फैमिली थी, बार्बन नाम से जिसको जानते हैं, ये जो बार्बन बिस्किट हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो करीब उसी से लिया हुआ है। तो बार्बन जो रॉयल फैमिली थी उसकी एक उत्तराधिकारी निकल के आते हैं जिनको हम लुइस 16 के नाम से जानते हैं। इनको 20 वर्ष की एक छोटी उम्र में फ्रांस की राजगद्दी सौंप दी गई। हम सभी लोग जानते हैं भाई, राजा का बेटा ही राजा बनता है। यहाँ पे भी वही हुआ कि बार्बन फैमिली जो राजशाही परिवार था उसका एक राजा का जो बेटा निकला लुइस 16, उसको भी राजा एज अ किंग अपॉइंट कर दिया गया फ्रांस के। अब ये किंग अपॉइंट हो गए 20 वर्ष की उम्र में, तो इनको कुछ और सूझा नहीं, ये तुरंत निकलते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्यों जा रहे हैं? वहाँ की जो प्रिंसेस हैं मैरी आंतनेत, उनसे ये शादी करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ से ये शादी करके लेके आ गए मैरी आंतनेत को। शादी करके तो लेते हैं भाई, वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस हैं, तो प्रिंसेस के अपने कुछ नखरे रहेंगे, ऊपर से ये किंग, इनके अपने खर्चे। तो भाई ये सब सारे जो खर्चे जो उनके एक्सपेंसेस हैं, इनके एक्सपेंसेस है, सब मिला के तो एक बड़ा एक्सपेंस हो जाएगा, ऊपर से एक किंग का एक्सपेंस। तब इन सब एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, चलाने के लिए, अपने डेली लाइफ को रन करने के लिए ये निकलते हैं अपने ट्रेजरी के पास, देखने के लिए कि भाई हाँ हमारे दादा परदादा जी क्या छोड़ के गए हैं हमारे लिए। ट्रेजरी जो वर्ड है उसके मीन्स होता है खजाना। हर राजशाही परिवार के पास उसकी एक ट्रेजरी होती है, हर देश के पास ट्रेजरी होती है। आज के टाइम में भी ट्रेजरी होती हैं, गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती हैं। तो वो ट्रेजरी खजाने के पास जाते हैं, खजाना खुलवाते हैं कि भाई अब हमको लाइफ कंटिन्यू करनी है, हमको पूरा फ्रांस चलाना है, तो भाई ट्रेजरी से पैसे निकालेंगे तभी चलाएंगे। ट्रेजरी खुली और ट्रेजरी खुलते ये हैरान हो गया एकदम देख के ट्रेजरी, कह रहे ये क्या हुआ है, ये क्या है। अब हैरान हो गया, मतलब क्या इतना ज्यादा भी पैसा नहीं छोड़ के कोई गया, ट्रेजरी पूरी खाली करके चले गए बाप दादा। अब ना दादा पैसा कुछ रखे ना पिताजी ये सोचे कि अरे बेटे को मैं 20 वर्ष की उम्र की इतनी छोटी उम्र में जब कोई परिवार नहीं संभाल पाता, वो पूरे देश की राजगद्दी दे के जा रहा हूँ, ट्रेजरी में मैंने कुछ रखा ही नहीं है। अभी ये सब चल ही रहा था कि इनके जो देश की, इनके परिवार की जो व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जो ब्रिटेन से थी, इनको वो दुश्मनी साधने का मौका मिल जाता है। अब ये दुश्मनी साधने के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, तुरंत पहुंचते हैं अमेरिका के पास। भाई अमेरिका, हम तुमको आज़ाद होने में मदद दिलाएंगे और यहाँ तुम्हारे यहाँ से ब्रिटेन को खदेड़ देंगे, भगा देंगे। अब ये मदद करने के लिए पहुंच गए भाई, बहुत अपने आप को मददगार साबित करने के लिए पहुंचे ये अमेरिका की मदद की, अमेरिका आज़ाद हो गया, ब्रिटेन वहाँ से चला गया। ये सब तो हो गया भाई, सबका फायदा हो गया। इनको भी कुछ फल मिला, उसका रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड क्या था कि इनको ब्रिटेन से भगाने का, अमेरिका से ब्रिटेन को भगाने के लिए 10 बिलियन लिवरेज का लोन मिल गया। ये उसको मदद करने में इतना शिद्दत से मदद की उन्होंने कि वो ये भी नहीं देखे कि हाँ पैसा नहीं है, आप हमको लोन दे दीजिए, हम यहाँ अमेरिका की मदद कर रहे हैं, पर ब्रिटेन से अपनी दुश्मनी हम साधेंगे, भले हमारे पास जो हो जाए, हम बिक जाएं, हम खत्म हो जाएं, पर हमको अपनी दुश्मनी साधनी है। अब 10 बिलियन लिवरेज का तो लोन आ गया। अब ये आए 10 बिलियन लिवरेज का लोन चुकता करने के लिए। अब जो ट्रेजरी दादा परदादा ने खाली करके गए थे, अब उन लोगों ने कुछ इनके लिए छोड़ के भी गए थे। छोड़ने एक सेंस क्या कि अब क्या ट्रेजरी के कोई अल्टरनेटिव छोड़ा क्या कि उससे इनका पैसा रिकवर होगा? नहीं, इनके जो पिताजी या फिर जो भी इनके एंसेस्टर जो पहले के दादा परदादा थे, इनके लिए 2 बिलियन लिवरेज का और पहले का अतिरिक्त का जो कर्ज था इनके ऊपर, वो छूटा हुआ था कि जो कि इनको भरना था। काफी हमको लगता है काफी लायक रहे होंगे अपने घर परिवार के कि दादा परदादा सोचे कि हम नहीं भर पाए, अब ये भरेंगे भाई। अब तो भाई 10 बिलियन प्लस 2 बिलियन, ये हो गया 12 बिलियन लिवरेज का। अब जिसके ऊपर कर्ज है, जिसके ऊपर लोन है, वो क्या ही कर सकता है, तो उसको जो बोलेगा वो करेगा। अब इसी मौके का फायदा उठाया लोन देने वालों ने, क्या भाई इनके ऊपर 12 बिलियन लिवरेज का तो हो गया है भाई, लोन दे दिए हैं हम, अब ये कर ही क्या सकते हैं। उन्होंने तुरंत अपने जो इंटरेस्ट था उसको 10% पे कर दिया कि अब आप 10% आप हमको उसके हिसाब से रिटर्न देंगे। तो इनकी जितनी भी कमाई होती थी, कमाई के अब ये तो जाके किसी का काम करेंगे नहीं, तो जो भी ये पैसा पाते थे, जो भी इनको जो इनके जो पब्लिक जो जनता थी, जिस जो पैसे इनके पास आते थे, वो सब लगभग
इंटरेस्ट में जाता था। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लिवरेज, बार बार मैं लिवरेज लिवरेज यूज कर रहा हूँ, 10 बिलियन लिवरेज, 2 बिलियन लिवरेज, 12 बिलियन लिवरेज। तो ये जो लिवरे है 1794 से पहले जो फ्रांस की करेंसी होती थी उसको हम लिवरे के नाम से जानते थे। जो 1794 के बाद वहाँ करेंसी चेंज कर दी गई, तो 1794 के पहले जो भी करेंसी की यूनिट होती थी उसको हम लिवरेज के जानते थे, लिवरेज नाम से बोलते थे, या लिवरे भी हम बोल सकते हैं। और आज के टाइम में जो फ्रांस की करेंसी है वो है यूरो। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यूरो जो है उसको नाउ टाइम में फ्रांस की करेंसी है, बट 1794 से पहले वो लिवरे हुआ करती थी। तो हम बात कर रहे हैं पैसे की, जो सरकार के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, जो लोन चढ़ा हुआ है, सरकार चुकता कैसे करेगी। अब तो खैर समझ लीजिए इंटरेस्ट कैसे कैसे करके वो पे कर रहे हैं, बट उनकी और जो नीड है, जो शान शौकत है, भाई ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस भी घर में आई हुई हैं हमारे, उनकी भी खर्चे हैं, फिर हमारे खुद के हम राजा हैं, हमारे खर्चे हैं। अब हमारे देश हम चला रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस चल रही हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, अब हमारी आर्मी है, हमको दूसरों से रक्षा करना है, डिफेंस सेक्टर में भी पैसे लगाने। अब ये सब पैसे आएंगे कहाँ से? इनको कोई दिमाग कुछ सोचता नहीं है, तुरंत आ जाते हैं ये टैक्सेस पे, जो इनको जनता के द्वारा कर मिलता रहता है। अब ये तुरंत पूरा फोकस इनका आ जाता है टैक्स पे कि अब पब्लिक जो हमने किया ठीक है वो भरेगी अब उसको पब्लिक। ये अपना रोम रोम कर्जे में डुबा के सारा जिम्मेदारी अपनी जनता पे थोप दिए हैं। अब थोप दिए तो अब आइए देखते हैं कि जानते हैं कि ये कौन लोग थे जो कि अब टैक्सेस को भरेंगे। आखिर कैसे वहाँ की सोसाइटी डिवाइड थी कि किसको टैक्स देना है किसको नहीं देना है। तो बात चल रही थी टैक्सेस की कि आखिर कौन लोग टैक्सेस पे करेंगे, कैसे पे करेंगे। तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ी इसकी फ्रेंच की जो सोसाइटी है उस टाइम में वहाँ कैसे लोग रहते थे, कौन लोग रहते थे, उसको जानना पड़ेगा। तो बेसिकली 1789 से पहले की जो सोसाइटी होती थी फ्रेंच को, जो वहाँ के लोग होते थे, उनको हम ओल्ड रिज्म के नाम से जानते थे। ओल्ड रिज्म मतलब क्या हो गया कि ओल्ड रिज्म जो वर्ड है इसका अर्थ होता है प्राचीन राजतंत्र। ओल्ड प्राचीन और रिज्म मतलब होता है राजतंत्र, जहाँ पे काफ़ी पहले से, काफ़ी पुराने समय से राजा का तंत्र चलता आ रहा है, वहाँ के लोगों को हम ओल्ड रिज्म कहते हैं। तो 1789 के पहले के लोगों को, जो फ्रेंच के लोग होते थे, उनको हम ओल्ड रिज्म के नाम से जानते थे। तो यही ओल्ड रिज्म जो थे ये 3 ई स्टेट्स में डिवाइड थे, ये 3 ई स्टेट्स में डिवाइड थे, जिसको हम फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट्स के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि फर्स्ट ई स्टेट जो आता है उसमें जो लोग आते थे, जो लोग रहते थे फर्स्ट ई स्टेट में, उसको हम क्लर्जी के नाम से जानते थे। अब ये क्लर्जी क्या होता है? तो क्लर्जी मैंने यहाँ मेंशन करके रखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन स्पेशल फीचर्स इन अ चर्च, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फीचर इन द चर्च। एक ऐसे लोगों का समूह जो एक चर्च, जो क्रिश्चियन का एक रिलीजियस प्लेस होता है, उसमें काफ़ी अच्छा खासा सहयोग देते थे। अब चर्च में अच्छा खासा सहयोग कौन देता है? जैसे कि पादरी हुए, पादरी में जो फादर होते हैं चर्च के, या फिर जो पॉप होते हैं, उनके जो इससे रिलेटेड जो लोग आते थे, उनके फैमिली के जो लोग आते थे, उनको हम क्लर्जी बोलते हैं। मैंने इसका हिंदी नेम भी लिख दिया है कि क्लर्जी मीन्स पादरी वर्ग होता है। तो जो भी रिलीजियस लोग होते थे उनको हम पादरी वर्ग बोलते थे। अब आ जाती है बात सेकेंड ई स्टेट्स की। तो सेकेंड ई स्टेट्स में से जो लोग आते थे उनको हम नोबेलिटी बोलते थे। नोबेलिटी मीन्स क्या? कुलीन वर्ग। कुलीन मतलब जो लोग ऊंचे कुल से आते थे, बड़े कुल के जो लोग होते थे, उनको हम कुलीन या नोबेलिटी बोलते थे। उनके परिवार के जो लोग भी आएंगे वो लोग सेकेंड ई स्टेट में आएंगे। अब बात आ जाती है थर्ड ई स्टेट्स की। तो फर्स्ट ई स्टेट्स मतलब क्लर्जी, सेकंड ई स्टेट मतलब नोबेलिटी, इनको छोड़ के बाकी जो लोग बचे थे वो लोग थर्ड ई स्टेट्स में कैटेगराइज होते थे, उनको थर्ड ई स्टेट में लिया जाता। जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, लॉयर वकील हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, किसान, छोटे किसान, भूमिहीन किसान, नौकर, कारीगर, बाकी जितने लोग भी होते थे, क्लर्जी और नोबेलिटी, कुलीन लोग और पादरी वर्ग के अलावा जितने भी लोग आते थे वो थर्ड ई स्टेट्स में आते थे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फ्रेंच की पॉपुलेशन थी उसमें 90% जो 90% कंट्रीब्यूशन था वो वहाँ पे था पीजेंट्स का। पीजेंट मतलब जो किसान थे, वहाँ पे वो फ्रेंच की जनसंख्या में 90% का सहयोग देते थे। और फिर बाकी जो 10% में और सभी लोग आते थे। और मैंने लास्ट पॉइंट यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इन अ मेंबर और द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स, जो पहले 2 स्टेट्स के लोग थे,
क्लर्जी और नोबेलिटी उनको विशेष जन्मना अधिकार प्राप्त हुआ। उनको बचपन से ही, जन्म लेते ही प्रिविलेज, कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिल गई थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो इनको एक विशेष अधिकार मिल गया, तो विशेष अधिकार में क्या, इनको विशेष अधिकार में ये अधिकार था कि इनको टैक्स नहीं देना रहता था। जो फर्स्ट 2 स्टेट्स के लोग होते थे, क्लर्जी और नोबेलिटी के लोग, उनको टैक्स नहीं देना रहता था। तो अब बच जाता है 3rd ई स्टेट्स। तो जितने भी टैक्सेस होते थे, जो भी पूरा टैक्स का कार्यभार होता था, वो सब 3rd ई स्टेट्स पे थोप दिया गया था। अब आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से स्पेशल प्रिविलेज, जो खास अधिकार मिल रहा है, वो नोबेलिटी और क्लर्जी को मिलता था। हम बात कर रहे थे स्पेशल प्रिविलेज की, जो विशेष अधिकार फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट क्लर्जी और नोबेलिटी को मिल रही थी, उसके बारे में। तो जो नोबेलिटी, जो सेकंड ई स्टेट के लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको फ्यूडल प्रैक्टिस करने का अधिकार था। एक तो उनको टैक्सेस नहीं देने थे। अब फ्यूडल क्या होता है कि फ्यूडल मीन्स ये होता है कि ये फ्यूडल एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो बड़े बड़े काश्तकार होते हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, तो वो छोटे किसान या भूमिहीन जो किसान होते हैं, नौकर होते हैं, उनको वो भूमि दे देते हैं। अब उसके बदले में उनसे सर्विस लेंगे, उनसे काम कराएंगे, उनसे जो अपना लोकल वर्क होता है वो कराएंगे, और साथ ही साथ ज़मीन देने के बदले एज अ रेंट उनसे पैसा लेते हैं, या जिसको हम फ्यूडल ड्यू बोलते हैं, वो उनसे फ्यूडल ड्यू भी ले सकते हैं। अब तो ये हो गए, ये एक विशेष अधिकार मिल गया। भाई सरकार को कोई मतलब नहीं, हमारे पास ज़मीन है, हम लोग छोटे किसानों को ज़मीन दे देंगे, उनसे पैसे लेंगे। हम चाहे हमारे बीच क्या बात चल रही है, सेकेंड स्टेट्स जो हमारे ज़मीन वाले के पास और जो ज़मीन लिया हुआ है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम भाई कुलीन वर्ग के हैं, तो सरकार हमारे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये तो हो गया नोबेलिटी का अधिकार। अब इसके बाद आते हैं फर्स्ट ई स्टेट्स के लोग। भाई इनको तो और ज़्यादा विशेष अधिकार मिलेगा, क्योंकि ये धार्मिक धर्म से जुड़े हुए हैं, पूरा क्रिश्चियन बेस्ड फ्रेंच कंट्री है। तो ये जो क्लर्जी के लोग होते थे, ये भी पीजेंट्स पे धावा बोलते थे टैक्सेस के लिए। टैक्स किस फॉर्म में लेते थे ये, तो ये अपने धार्मिक प्रचार करने के लिए वो टैक्स लेते थे, जिसको हम टाइथ नेम होता है, जो टाइथ एक नाम देके, एक विशेष नाम देके ये टैक्स लेते थे, जिसको हम रिलीजियस टैक्स बोलते थे। धार्मिक कर लिया जाता था क्लर्जियों के द्वारा। जो फर्स्ट ई स्टेट्स के लोग हैं, वो वहाँ के पेजेंट से लिया जाता था। यहाँ मैंने देखिए लिखा हुआ है टाइथ, अ टैक्स लेविड बाय चर्च। जो चर्च के द्वारा लोगों से टैक्स लिया जाता था, उसको हम टाइथ बोलते हैं, या धार्मिक कर को हम टाइथ बोलते हैं। अब ये टाइथ होता क्या था, तो मोस्टली जो किसान होते थे, तो वो जितना भी प्रोड्यूस करते थे, उनको उसका 1/10वां भाग, 1/10th पार्ट जो होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, उनको एज ए चर्च को टाइथ के फॉर्म में देना पड़ता था, धार्मिक कर के फॉर्म में देना था। ये तो और भी जाती हो कि भाई अगर हम क्रिश्चियन हो गए, तब धर्म का प्रसार भी हम कराएं। एक तो गरीब दूसरे की बेगारी कर रहे हैं, दूसरे का काम कर रहे हैं, और फिर अपने धर्म के प्रचार के लिए भी पैसा हम ही दे रहे हैं। मुझको तो लग रहा है सबसे अमीर इन्हीं को माना ही जा रहा है कि हाँ ये सबसे अमीर है। नोबेलिटी आई, इनसे टैक्स निकाल ली, पीजेंट चर्च आया, इनसे टैक्स निकाल लिया। अब तो मुझको तो नहीं लग रहा है कोई बचा हुआ है, नहीं, अभी बची हुई है। अभी हमारी गवर्नमेंट तो बची हुई है, जिसका रोम कर्जे में डूबा हुआ है। भाई शानो शौकत उसकी चल रही है, वो किसके भरोसे चलाएगी। उसने तो फर्स्ट ई स्टेट्स जो क्लर्जी हैं और जो नोबेलिटी सेकंड ई स्टेट्स हैं, उनको तो छूट दे के रखी है कि हम भाई तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। तो बचा कौन, थर्ड ई स्टेट्स के लोग। तब ये थर्ड स्टेट से भी गवर्नमेंट का फोकस आ गया, भाई 90% हमारी पॉपुलेशन पीजेंट्स की है, हम भी अब इन्हीं से टैक्सेस लेंगे। तो ये टैक्सेस कई सारे डायरेक्ट फॉर्म में और इनडायरेक्ट फॉर्म में, यानी कि कान को ऐसे पकड़िए चाहे कान घुमा के पकड़िए। तो वही डायरेक्ट हो गया, तो वो डायरेक्ट वो उनको एक टाइल टैक्स बता देते थे कि आपको ये हमको देना। अगर आप फ्रांस में रह रहे हैं, अगर आप किसान हैं, थर्ड ई स्टेट से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको टाइल टैक्स देना है। और फिर जो कान घुमा के पकड़ना हुआ, तो पीछे से इनडायरेक्टली टैक्सेस, वो किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया, कोई नई स्कीम ला दी, तो उसके थ्रू वो टैक्सेस लेती थी। मोस्टली कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से पूरे जो पीजेंट हैं, थर्ड स्टेट हैं, उनको निचोड़ लेना चाहते थे ये, कि जितना वो दे सकते हैं भैया सब दे दो। सबसे गरीब वही लोग हैं, ये जो गरीब हैं वो गरीब नहीं है, क्योंकि पैसा भाई उन्हीं से देश चल रहा। पूरा आर्थिक जो भार है वही थर्ड ई स्टेट्स के जो पीजेंट हैं, लैंडलेस हैं, वो अपना पेट काट के एक तरीके से राजा की शानो शौकत मेंटेन किए हुए हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जो कुलीन लोगों की कुलीनता बनी हुई है, वो भी उन्हीं से बनी हुई है। तो पूरे तरीके से जो पूरा आर्थिक भार था, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थर्ड ई स्टेट्स पे फ्रांस का 1789 के पहले चल रहा था। यही सब कारण थे लोगों के बीच असंतोष आने का। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि भाई किसी के साथ जब इतनी ज्यादा जातीय करेंगे तो क्या करेगा, उसको एक टाइम तो
आएगा कि जब प्रेशर रिलीज करेगा तो वो एक रिवॉल्यूशन का फॉर्म लेगा, तो फिर लोग सामने आएंगे और अपना असंतोष प्रकट करेंगे। अब आइए देखते हैं कि वो जो सोसाइटी थी, लोग अपना सर्वाइवल के लिए कैसे स्ट्रगल करते थे। तो हम फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसके जद्दोजहद को देखते हैं कि आखिर वो कैसे सर्वाइव करते थे, वो डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस आते थे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 1715 से 1789 का जो टाइम था, वहाँ की जो फ्रेंच की पॉपुलेशन, जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन बढ़ गई। मतलब कि 1715 से 1789 के बीच में करीब 5 मिलियन की इंक्रीजमेंट देखी गई। अब ये रैपिड इंक्रीज हुआ, बट इसके साथ जो उनका डेली कंजप्शन था वो भी बढ़ गया। अब कंजप्शन बढ़ गया तो उसके हिसाब से जो ग्रेन की नीड थी वो नहीं कंप्लीट हो पा रही थी, ग्रेन उस हिसाब से नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था। कारण क्या था कि इतना पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था कि वो भाई करें क्या, वो तो पैसे देने में ही त्रस्त हो जाते थे, और जब हम लैंड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वहां से निकालेंगे क्या। प्रोडक्शन शॉर्ट हो जाती थी। प्रोडक्शन शॉर्ट क्या होती थी, प्रोडक्शन शॉर्ट होने से भाई कोई भी चीज का अगर डिमांड बढ़ती है, कंजप्शन बढ़ जाता है और प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो वहां पे प्राइस इंक्रीज करती है, वहां पे इंक्रीजमेंट देखी जाती है प्राइस में। अब प्राइस इंक्रीज कर दी गई, फिर आ जाते हैं हम फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, नोवेल्टी और क्लर्जी पे, या जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ये क्या करते थे, जो पीजेंट है उनका डेली वेज नहीं बढ़ाते थे, जो उनके जो दैनिक दिहाड़ी होती थी, रोज की दिहाड़ी होती थी, अनाज के दाम बढ़ गए पर वो उनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ाते थे। अब भाई जो आदमी 50 रुपए कमा रहा है, 40 रुपए का अनाज खरीदता था, अब वो अनाज महंगा मिल रहा है, तब उसका पूरा 50 रुपए तो अनाज खरीदने में जा रहा, पेट पालने में जा रहा। तो इसके वजह से होता क्या था कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई होती थी वो और गहरी होती जाती थी, क्योंकि प्रोडक्शन डिक्रीज कर गया, कंजप्शन बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज कर गई, तो गरीब लोग अब उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और उसमें भी दिक्कत क्या आती थी, जो फ्रेंच होते थे उनको ब्रेड वो डेली यूज करते थे। हम तो नॉर्मल रोटी खा लेते हैं, गेहूं से लेके चावल खा लेते हैं, बट उनका जो सबसे पसंदीदा और जो डेली खाने का भोजन था वो ब्रेड था। अब ब्रेड के क्या भाई, गेहूं उगाते थे, फिर उसके बाद ब्रेड मैन्युफैक्चर करते थे, उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती थी। और जब कभी कभी अगर ऐसा होता था कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, ओले पड़ गए, किसी वजह से अगर फसल कम हो गई तो वहां पे एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाती थी। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस ये क्या है, ये तो नया वर्ड आ गया भाई। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है कि एक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन होती है जहां पे हमारी लिवलीहुड, जो हमारी जीविका है, उस पे संकट आ जाता है। इसको जो वर्ड होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इसका अर्थ भी होता है जीविका संकट। जब हमारे जीवन पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे जीवन पे संकट बन जाए तो उसको हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। तो यही कभी कभी फ्रांस में भी होता था, कभी कभी अधिकतर होता था कि पैदावार में अगर कोई भी घटोतरी बढ़ोतरी होती थी तो वहां सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाती थी, दाम बढ़ जाते थे, लोगों की जीविका पे संकट आ जाता था। मतलब ये होता था कि लोग भूखे मरने लगते थे, वो उनका जीवन संकट में पड़ जाता था कि पैसा, इतनी महंगी चीजें हो गई कि वो ले नहीं पाते थे, क्योंकि उनके जो डेली की कमाई है वो बढ़ाई नहीं जा रही थी, चीजों के दाम बढ़ रहे थे, टैक्सेस उनसे इतने ज्यादा ले रहे थे। यही सब चीजें, यही जो जाती थी, इसी जद्दोजहद से लोग जब उबने लगे तो लोगों के बीच विद्रोह पैदा हुआ। लोग सोचे कि अब कब तक, इससे बढ़िया तो आदमी मर ही जाए ना, जी क्या किस लिए रहा है, पैसा दे रहा है, हमारे लोग मर जा रहे हैं, भूख, हम उनको उनकी भूख नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो लोगों के बीच गुस्सा आया, उबाल आया, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा लुईस 16 को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आखिर नींव कैसे रखी, ये थर्ड स्टेट्स के लोग आखिर कैसे तैयार हुए कि लाठी डंडा लेके कि जाके सरकार को अब गिराएंगे और अपनी एक खुद की नई गवर्नमेंट बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।